गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत में हम जो टॉपिक अध्ययन कर रहे थे संचार यानी कम्युनिकेशन, तो उसके अंतर्गत आज जो हमारा व्याख्यान है संचार के प्रारूप तथा प्रकार यानी कि फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार के प्रारूप तथा प्रकार के अंतर्गत हम बात करें तो ये 4 तरह के हैं, या हम कहें 4 आधारों पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है अध्ययन के हिसाब से। जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है संबंधों तथा संचार श्रृंखलाओं के आधार पर, प्रवाह या दिशा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, साधनों या माध्यमों के आधार पर। तो हम यहाँ 1 बाय 1 हमारे आने वाले वीडियोस में इनको अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो संचार के प्रारूप का जो पहला जो फॉर्म है या प्रकार है संबंधों तथा संचार श्रृंखलाओं के आधार पर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो संबंधों तथा संचार श्रृंखलाओं के आधार पर संचार को 2 भागों में विभक्त या बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा है अनौपचारिक संचार यानी कि तो औपचारिक संचार की अगर हम बात करें, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मल में पहले हम इसके अर्थ के रूप में बात करें तो औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वह है जो संस्था के पूर्व निर्धारित औपचारिक संबंधों, पदानुक्रमों तथा औपचारिक मार्ग या श्रृंखला के अनुक्रम में प्रभावित होता है। यानी कि हम बात करें औपचारिक जो फॉर्मल जो एक हायरार्की सिस्टम जो बनाया जाता है किसी भी संस्था में या कंपनी में, उसको उस चैनल को या उस श्रृंखला को ये फॉलो करता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट है या उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके नीचे जो वर्कर्स होते हैं, इनके जो हायरार्की जो सिस्टम है या हम कहें पदानुक्रम, उन सभी पद के अनुसार वह श्रृंखला या उस संचार का आदान प्रदान होता है। ऐसे संदेशों के आदान प्रदान का मार्ग पूर्व निर्धारित होता है। इस मार्ग को संस्था की पदानुक्रम व्यवस्था यानी कि हियरार्किकल सिस्टम, संस्था के नियमों, कार्य प्रक्रियाओं, संगठन चार्टों आदि से स्पष्ट किया जा सकता है। लोग ऐसे संचार को प्राय उचित प्रक्रिया या श्रृंखला के अनुसार संचार भी कहते हैं। इसे ही संगठन के क्रियात्मक या परिचालन के प्रमुख संचार श्रृंखला भी कहा जाता है। औपचारिक संचार का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में भी हो सकता है। संचार की दिशाओं के अनुसार संचार को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अधोगामी या ऊपर से नीचे की ओर संचार, ऊर्ध्वगामी या नीचे से ऊपर की ओर संचार, समतल या क्षैतिज संचार, और चौथा है विकर्णीय या तिरछा संचार। इन सभी को नीचे प्रवाह की दिशा के आधार पर हम आगे एक जो टॉपिक आएगा उसका हम डिस्कस करेंगे। निरंकुश प्रबंध व्यवस्था में तो औपचारिक संचार एक मार्गीय यानी कि वन वे ही होता है, किंतु वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में प्राय सभी औपचारिक संचार द्विमार्गीय यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन के होते हैं। अधिकारी अधीनस्थों को आदेश निर्देश, सूचनाएं, स्पष्टीकरण, योजनाएं, नीतियां, नियम आदि के रूप में औपचारिक संदेश देते हैं। दूसरी ओर अधीनस्थ अधिकारियों के पास कार्यों की रिपोर्ट, सुझाव, समस्याएं आदि औपचारिक रूप से भेजते हैं। सामान्यतः सभी औपचारिक संदेश संगठन में निर्धारित पदानुक्रम व्यवस्था के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर भेजे जाते हैं। औपचारिक संदेश पूर्णतः अधिकारियों के अंतर्गत दिए जाते हैं। इनके स्वरूप एवं सीमा भी प्राय नियमों के अंतर्गत निर्धारित होती है। ऐसे अधिकांश संदेशों का ब्यौरा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर लिखित में अवश्य देखने को मिल जाता है। यह बात अलग है कि कभी कभी संदेश देते वक्त लिखित में होता है, जो कभी संदेश क्रियान्वित लिखित में ही किया जाता है या करना होता है। अगर हम बात करें औपचारिक संचार के लाभ क्या क्या हैं, तो लाभों में है औपचारिक संचार व्यवस्था में संदेशों का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित मार्गों से व्यवस्थित रूप में होता है, अतः ये अधिक प्रभावी एवं अधिकृत कहा जाता है। लोग इन पर विश्वास भी करते हैं। औपचारिक संचार व्यवस्था संपूर्ण संगठन में समान रूप से की जा सकती है। संगठन बड़ा हो या छोटा, उसके सभी विभागों, उपविभागों
शाखाओं, उपशाखाओं आदि में एक समान संचार व्यवस्था होती है। औपचारिक संचार व्यवस्था में संदेश अनेक स्तरों से गुजरते हैं, अतः उच्च प्रबंधकों को सभी स्तरों पर संदेशों के आदान प्रदान में उलझना नहीं होता। अतः सभी अधिकारी अपने ही स्तर पर संदेशों का आदान प्रदान करके संचार की जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। अगला लाभ की बात करें, औपचारिक संचार व्यवस्था अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी होती है, अतः उच्च प्रबंधकों को अधिक संतोष होता है। यह संगठन संरचना को सुदृढ़ बनाने में भी योगदान देते हैं। संदेशों के स्रोत की जानकारी रहती है, अतः संदेशों के लिए संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना आसान हो जाता है। संदेशों का स्वरूप एवं सीमा पूर्व निर्धारित होने से संदेशों के विकृत होने तथा संदेशों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। औपचारिक संदेश प्राय लिखित में होने से प्रमाण का कार्य करते हैं। ये विभिन्न पदों के बीच समन्वय आसान बना देते हैं। ये संदेश पूर्व निर्धारित समय पर स्वतः आदान प्रदान किए जाते हैं, अतः इन्हें सूचनाओं में क्रमबद्धता एवं निरंतरता बनी रहती है। अगर हम बात करें औपचारिक संचार के दोष या कमियों के बारे में या इनकी लिमिटेशंस के बारे में, तो पहला बिंदु है संदेशों के सामान्य प्रवाह में बाधा उपस्थित होती है, क्योंकि सभी संदेश पूर्व निर्धारित मार्गों से ही भेजने होते हैं। दूसरा बिंदु है इससे कार्यों में विलंब होता है, यानी कि देरी होती है। थर्ड पॉइंट है इससे प्रतिक्रिया अत्यंत खर्चीली है, क्योंकि संदेश प्राय लिखित में ही जाते हैं। अगला है इसमें संदेश के हस्तांतरण में त्रुटियां रह सकती हैं। अगला है संदेश संगठन के विभिन्न स्तरों से होकर ऊपर से नीचे तक तथा नीचे से ऊपर पहुंचते हैं, इनमें काट छाट होने की संभावना बनी रहती है। संदेश प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच स्थिति संबंधी अवरोध या हम कहें बैरियर उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में संदेश का सही अर्थ पहुंचना कठिन हो जाता है। अब अगर हम बात करें अनौपचारिक संदेश के अर्थ की, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो इसका अर्थ है जब किसी संस्था के दो या अधिक प्रबंधक कर्मचारी आपस में संदेशों का आदान प्रदान अपनी औपचारिक स्थिति के कारण नहीं करते हैं, बल्कि अपने आपसी व्यक्तिगत या सामाजिक संबंधों के कारण करते हैं, तो वह अनौपचारिक संचार कहलाता है। ऐसी संचार व्यवस्था किन्हीं औपचारिक नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनती, बल्कि संस्था में व्याप्त लोगों के आपसी सामाजिक संबंधों के आधार पर बनती है। इसका नियमन एवं नियंत्रण भी उनके सामाजिक सिद्धांतों एवं प्रतिमानों से होता है। अनौपचारिक संचार व्यवस्था औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त संचार व्यवस्था नहीं है, किंतु यह भी औपचारिक संचार व्यवस्था के साथ साथ ही चलती है। अनौपचारिक संचार को ही जन संवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान कीथ डेविस के अनुसार जन प्रवाद अनौपचारिक संगठन की संचार व्यवस्था है। यह प्रबंधकों की औपचारिक संचार व्यवस्था के साथ साथ ही विद्यमान रहती है। जन प्रवाद शब्द का जन्म अमेरिका में सिविल वॉर के समय हुआ था। युद्ध के जिन दिनों में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु टेलीग्राफ के तारों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अंगूर की बेल की तरह बांध दिया जाता था। कुछ समय बाद इन तारों में कुछ स्थानों पर अंगूर की जंगली बेलें भी फैलने लगती थी। इन तारों से आने वाली सूचनाएं पूर्णतः सही नहीं होती थी, बल्कि भ्रामक या अफवाहों के रूप में होती थी। कई लोग ये समझते हैं कि जन प्रवाह एवं अफवाह यानी कि र्यूमर दोनों एक ही हैं, किंतु ये दोनों एक समान नहीं हैं, बल्कि मिलते जुलते जरूर हैं। अब अगर हम बात करें औपचारिक संचार के जो लाभ हैं, वो लाभ क्या क्या हैं या हम कहें इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो जन प्रवाह सामाजिक संबंधों एवं आपसी बातचीत से उत्पन्न होते हैं। जन प्रवाद लोगों की बातचीत या संवाद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जन प्रवाद लोगों के बोलने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता के अधिकार के उपयोग करने में उत्पन्न होते हैं। अगला बिंदु है जन प्रवाद सामान्यतः कर्मचारी ही उत्पन्न करते हैं, किंतु कभी कभी प्रबंधक भी जन प्रवादों के स्रोत बन जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करें इनके अनौपचारिक संचार के जन प्रवाद के गुण या लाभों के बारे में, तो लाभ में हम बात कर सकते हैं कि ये त्वरित संचार इसमें होता है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल जो एक कम्युनिकेशन जो एक जरिया बनाया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं होता। सूचनाएं बाईपास करके या सीधे ही जहां पहुंचानी होती है पहुंचाई जा सकती है। अगला प्रतिक्रिया की प्राप्ति, जब संदेश भी जल्दी पहुंचता है तो उसकी प्रतिक्रिया यानी कि जो फीडबैक है वह भी जल्द ही प्राप्त हो जाता है।
थर्ड अगर हम बात करें, अन्य साधनों माध्यमों को सहायता इसमें जल्दी मिलती है, क्योंकि जो संदेश होते हैं वह बिना किसी बैरियर के या बिना किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन की के सूचनाओं को या उनके बैरियर्स को अपनाए सीधे ही अपने वाहक तक पहुंच जाती हैं। अगला है मानसिक संतोष। जनप्रवाद लोगों को मानसिक संतोष प्रदान करता है, क्योंकि इससे लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर पाते हैं। अगला है जनप्रवाद अधिक लोचशील होते हैं, यानी कि इन्हें किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इनके दोषों के बारे में, तो ये कम विश्वसनीय होते हैं, यानी कि इनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं रहती। अगला अपूर्ण सूचना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें अधिकतर प्रवाह की जाती है। जनप्रवाद से ही दी गई सूचनाओं से भी लगभग 3/4 सही होती है। अगला है छवि अथवा प्रतिष्ठा को क्षति। जनप्रवाद कई बार प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की छवि प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए है कि जनप्रवाद से पहुंचने वाली सूचनाएं प्राय सही रूप में नहीं होती। लोग इन्हें प्राय तोड़ मरोड़ कर, नमक मिर्च लगाकर अधिक रूप में बात करते हैं। अगला है इसमें सूचना को क्रमबद्धता का अभाव होता है और इसमें संदेशों पर नियंत्रण करना कठिन होता है। अब अगर हम एक विस्तृत रूप में, एक संक्षेप में अगर हम एक बात करें, तो औपचारिक संदेश ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं बतौर अनौपचारिक संचार के या अनौपचारिक संदेशों के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।